नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। इसके पहले वीडियो की शुरुआत करें, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि इस समय हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा से जुड़ी सामान्य जानकारी की एक सीरीज़ चला रहे हैं। यह उसकी दूसरी वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हमने राज्य सेवा परीक्षा की सामान्य प्रक्रिया, उसमें कितने पेपर होते हैं, उसका पूर्णांक कितना होता है, तीनों चरणों की बात हमने की थी। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं, चूँकि यह एक लंबी प्रोसेस या यह वीडियो एक लंबा हो सकता है, अतः हमने डिसाइड किया है कि इसे 2 भागों में कंप्लीट करेंगे। भाग 1 में इकाई 1 से इकाई 6 तक विस्तृत वर्णन होगा, जबकि भाग 2 में शेष वर्णन होगा, जिसमें इकाई 7 से 10 तक कवर किया जाएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को शेयर करें और अपना सहयोग प्रदान करें। जैसा कि आपको पता है या पता नहीं भी होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, लेकिन मेरिट सामान्य प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर बनती है। प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में लोक सेवा आयोग ने इस पाठ्यक्रम को कुल 10 इकाइयों में विभाजित किया है। प्रारंभ में मैं आपको इन सारी इकाइयों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उसके बाद एक एक करके हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि किस इकाई में क्या पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इकाई 1 से। पहली इकाई की हेडिंग है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। इकाई 2 में भारत के इतिहास का वर्णन है, जबकि इकाई 3 में मध्य प्रदेश के भूगोल को उल्लेख किया गया है। इकाई 4 में भारत तथा विश्व के भूगोल के बारे में पाठ्यक्रम में दर्शाया गया है। इकाई 5 में राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की गई है। इकाई 5 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इकाई 6 की बात करें तो जिस तरह इकाई 5 को 2 भागों में विभाजित किया गया है, उन दोनों भागों को मर्ज करके इकाई 6 बना दी गई है, लेकिन वह भारत के परिप्रेक्ष्य में है। उसमें लिखा हुआ है भारत की संवैधानिक व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। इकाई 7 में विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित मुद्दे वर्णित हैं, जबकि इकाई 8 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, इसका मतलब हुआ करेंट अफेयर्स की चर्चा की गई है। इकाई 9 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की बात है, जबकि इकाई 10 में मध्य प्रदेश एवं भारत की संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब इन्हीं 10 इकाइयों को अगले चरण में हम एक एक करके डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि किस इकाई में क्या पूछा जाता है या उनके क्या प्रमुख बिंदु दर्शाए गए हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, प्रथम इकाई में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य पूछा गया है।
जो शीर्षक है इस इकाई का, इसी से आपको समझ में आता है कि इस इकाई को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने पाठ्यक्रम में 3 भागों में विभाजित करके रखा हुआ है। एक इतिहास, एक संस्कृति और एक साहित्य। तो इतिहास से संबंधित इन्होंने इस इकाई में 2 बिंदु दिए हैं। पहले बिंदु में इन्होंने लिखा है मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं राजवंश, जबकि दूसरे बिंदु में इन्होंने लिखा है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो कुल मिला के आपको मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं और हमारे मध्य प्रदेश में जो क्षेत्रीय रियासतें थीं स्वतंत्रता से पहले, उनका इतिहास, जैसे बुंदेली रियासत, ग्वालियर में सिंधिया रियासत, इंदौर में होलकर रियासत, मध्य प्रदेश में जबलपुर में चंदेल रियासत। तो इस तरीके से आपको इन क्षेत्रीय रियासतों के बारे में अति संक्षिप्त और तथ्यात्मक जानकारी पता होना चाहिए। यहाँ संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो राजवंश की बात हो रही है, जब आप मेंस का सिलेबस में आपके साथ डिस्कस करूँगा तो आप पाएंगे कि प्रश्न पत्र 1 या प्रश्न पत्र 1 के भाग 1 में या भाग आ में जो इकाई 5 है वह भी मध्य प्रदेश की रियासतों की बात करती है। अंत में मैं आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सिलेबस से कॉमन टॉपिक भी बताने वाला हूँ। मुख्य परीक्षा के बाद के सिलेबस का, मुख्य परीक्षा के बाद का सिलेबस के बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें ये दोनों डिस्कस करूंगा कि दोनों की कॉमन चीज़ें क्या हैं। आपको 60 या 70% ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो हमें दोनों की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम सिर्फ सिलेबस पर बात कर रहे हैं। तो प्रारंभिक सिलेबस की इकाई 1 का भाग 1 जो मध्य प्रदेश का इतिहास है, उसके बारे में मैंने आपको दोनों पॉइंट बताए हैं। पहले पॉइंट में वो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं राजवंश के रूप में उल्लेखित करते हैं, जबकि दूसरे पॉइंट में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो मध्य प्रदेश में जो भी गरम दल या नरम दल, या दूसरे शब्दों में यदि मैं आपसे बात करूं तो उदारवादी या उग्रवाद से संबंधित जो भी घटनाएं हुई हैं, आपको उन्हें इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि उनकी घटनाएं और उनका प्रभाव दोनों को आप लिख सकें, या दोनों के बारे में यदि कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसे बता सकें। इसके बाद बात होती है आगे संस्कृति की। तो संस्कृति में आपको पता है क्या क्या आ सकता है। एक तो कला आ सकती है, दूसरा आपको उसके साथ जनजाति और उससे जुड़े हुए त्योहार और उसकी भाषा, इन सारी चीज़ों का वर्णन मिल सकता है। तो आप पाएंगे कि बिंदु 3 और 4 में आगे जनजाति, कला, संगीत, लोक साहित्य की बात की गई है और ये सभी आपकी संस्कृति से संबंधित है। आपको यह जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश एक जनजाति बाहुल्य राज्य है। यहाँ विभिन्न तरह की जनजातियाँ पाई जाती हैं जिनका निवास स्थान अलग अलग है, जिनके अपने रीति रिवाज हैं, उनके रहने के स्थान हैं। इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। और उसी जानकारी को इन्होंने अपने 2 पॉइंट में समराइज किया हुआ है। अगले बिंदु की यदि बात करें तो इस इकाई का तीसरा भाग है साहित्य। आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में पता होना चाहिए। उन साहित्यकारों की क्या सृजन है, क्या रचनाएं हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। इन्हीं को इसमें एक पॉइंट में लिख दिया गया है, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। इसके बाद यदि हम अगले बिंदु की बात करें इस इकाई के अंतर्गत, तो आता है मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। तो प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, जब भी आप पर्यटन की बात करें तो पर्यटन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐतिहासिक स्थल होते हैं, दूसरा धार्मिक स्थल होते हैं और तीसरा प्राकृतिक स्थल होते हैं। पर्यटन में इन तीनों स्थलों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। किसके द्वारा, जब ऐतिहासिक और धार्मिक की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा बनवाए गए हैं
और जब हम प्राकृतिक की बात करेंगे तो इनकी स्थापना कब हुई, वहाँ से लेकर और आज तक की प्रमुख विशेषताओं को आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद यदि हम अगले बिंदु और अंतिम बिंदु की बात, तो मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की गई है। तो आपको जनजाति जब पढ़ेंगे तो उसके साथ जनजातीय व्यक्तित्व को पढ़ना पड़ेगा, उनके योगदान को पढ़ना पड़ेगा, उनके द्वारा क्या रचनात्मक कार्य किए गए इसको पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की जो पाठ्यक्रम इन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है उसकी पहली इकाई कंप्लीट होती है। इसके बाद हम बात करेंगे इकाई 2 का। इकाई 2 की जो हेडिंग है या जिसे हम शीर्षक बोलते हैं वो लिखा गया है भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास छोटा सा इतिहास तो है नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर यदि हम आज तक की बात करें तो लगभग 4000 सालों का इतिहास है, 4500 सालों का। तो क्या सारा इतिहास हमें पता होना चाहिए? क्या सब कुछ पीएससी में पूछा जाता है? जी नहीं। जो साइंटिफिक है, जिसके आज भी साक्ष्य मौजूद हैं, चाहे वह साक्ष्य लिखित में हो या भौतिक रूप से उपस्थित हो, उनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। और किन किन बिंदुओं पर क्वेश्चन होते हैं इसको जानने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसका आने वाले समय में एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। यदि हम भारत के इतिहास की बात करें तो इन्होंने पहले पॉइंट में लिखा हुआ है प्राचीन भारत एवं मध्य भारत की प्रमुख घटनाएं, विशेषताएं और प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताएं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत की यदि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के लगभग 10वीं शताब्दी तक प्राचीन भारत माना जाता है। तो यहाँ की प्रमुख घटनाएं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसके बाद महाजनपद काल के बारे में, उसके बाद मौर्य के बारे में, उसके बाद मौर्योत्तर काल के बारे में, फिर गुप्त काल के बारे में, फिर गुप्तोत्तर काल के बारे में, फिर संगम साहित्य के बारे में और संगम साम्राज्य के बारे में। इसको आपको संक्षिप्त में तथ्यात्मक रूप से प्रीलिम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद यदि बात करूं मैं मध्यकाल की, तो इसमें सल्तनत काल से लेकर के उत्तर मुगल काल तक की बात होती है। इन दोनों को मिला दें यदि, बोलने में तो आसान है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, लेकिन अपने आप में एक बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है इतिहास। और इसकी कुछ प्रमुख घटनाओं को पढ़ेंगे जिसका आधार हमारा क्या होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि टॉपिक लगभग सेम होते हैं, किंतु ये अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए आपको उन टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि नो डाउट ये मेंस का भी आपका सब्जेक्ट रहेगा और इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए इनको इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि इनसे तथ्यात्मक हो या तार्किक हो, कुछ भी आपसे पूछा जाए वो बनना चाहिए। इसके बाद यदि हम इकाई 2 की दूसरे बिंदु की बात करें, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की बात की गई है। मतलब राजा राम मोहन राय से लेकर के महात्मा गांधी तक क्या समाज में सुधार हुए, क्या धर्म में कुछ आधुनिकता देखने को मिली, क्या वो रूढ़िवाद ही रहा या उसने समय के साथ कुछ परिवर्तन किए। तो इसमें सामाजिक परिप्रेक्ष्य से और धार्मिक परिप्रेक्ष्य से जो भी सुधार हुए, इन सुधारों को किसने किया, किसने नेतृत्व प्रदान किया, उनके क्या रचनात्मक कार्य थे, इन सारी चीज़ों को हम इसमें जानेंगे। और जानने के साथ ही ये आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आपको बताना पड़ेगा। अगले बिंदु की यदि बात करें, देखेंगे कि वहाँ स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात की गई है। और अंतिम बिंदु है जो इकाई 2 का, वह भारत की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के पश्चात जो एकीकरण हुआ है उसकी बात करता है। तो इन इकाई 3 का शीर्षक है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत पहले बिंदु में इन्होंने मध्य प्रदेश में वनोपज, खनिज, नदियाँ, पर्वत, पठार,
मैदान मतलब भू आकारकी के बारे में बात की है। आपको वन संपदा के बारे में भी पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, इसलिए कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसका संगम किस नदी के साथ होता है, उसमें कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं चलती हैं, कौन सी सिंचाई परियोजनाएं चलती हैं, उसकी शुरुआत कब से हुई, वर्तमान में कितना क्षेत्र कवर करती है, इन सब के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको होना चाहिए। आगे यदि बात करें इसी इकाई में, तो मध्य प्रदेश की जलवायु भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की कैसी जलवायु है, कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। जलवायु क्षेत्र अलग हैं हमारे, कृषि जलवायु क्षेत्र अलग है। जलवायु क्षेत्र आपके 5 हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र 11 हैं। इसके बाद अंतिम बिंदु जो इसका दिया गया है इस इकाई का, उसमें कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योगों की चर्चा की गई है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के भूगोल के विशेष संदर्भ में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इकाई 3 का सृजन किया है। प्रारंभिक परीक्षा की इकाई 4 की यदि बात करें तो उसमें भारत और विश्व के भूगोल की बात की गई है। इसके अंतर्गत बिंदु 1 में इकाई 4 की बात करें तो इसका शीर्षक है भारत और विश्व का भूगोल। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भारत के भूगोल को 3 भागों में बांटा है। पहला भौतिक भूगोल, दूसरा सामाजिक भूगोल और तीसरा आर्थिक भूगोल। भौतिक भूगोल में आप पाएंगे कि भौतिक भूगोल को इस पाठ्यक्रम में 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले बिंदु में लोक सेवा आयोग एक अभ्यर्थी से भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जानना चाहता है भारत के संदर्भ में। वहीं दूसरे बिंदु की यदि बात करें तो उसमें संसाधनों की भी बात की गई है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, तो इसको भी आयोग ने पाठ्यक्रम के आधार पर विश्लेषण किया हुआ है इस वर्ड का। तो इस शब्द के आधार पर उन्होंने वन, वनोपज, खनिज, जल, कृषि, वन्यजीव और वन्यजीव के रहने के प्रमुख स्थान जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और सफारी का उल्लेख किया है। यदि मैं बात करूं सामाजिक भूगोल की, तो इसके अंतर्गत वो डेमोग्राफी की बात करते हैं, जनांकिकी की। अब जनांकिकी में भी क्या चाहिए, तो इस अभी जनांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, आयु और साक्षरता की बात की गई है। अगले भाग मतलब अंतिम भाग की बात करूं जिसमें आर्थिक भूगोल की बात हुई है, तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत तो प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की बात की गई है, अर्थात उद्योग एवं यातायात के साधन। तो इस तरीके से भारत के भूगोल को आयोग ने 3 भागों में विभाजित किया है। अब इस इकाई में भारत के भूगोल के साथ विश्व का भूगोल भी ऐड किया गया है। तो विश्व के भूगोल में क्या पूछा गया है, तो विश्व के भूगोल में इन्होंने सबसे पहले विश्व के प्राकृतिक संसाधनों की बात की है। तो विश्व के प्राकृतिक संसाधन क्या होंगे, वही होंगे जो भारत के प्राकृतिक संसाधन हैं। यदि आप पाठ्यक्रम में ये ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने एक शब्द को कई बार यूज किया है लेकिन किसी एक जगह डिफाइन कर दिया है। तो जैसे भारत के प्राकृतिक संसाधन में इन्होंने प्राकृतिक संसाधन को डिफाइन कर दिया है, अब वो विश्व के प्राकृतिक संसाधन को लिख करके छोड़ दिए हैं। मतलब वो प्राकृतिक संसाधन में आपको क्या पढ़ना है, इसको ऊपर वाले के आधार पर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट कहाँ का होगा, विश्व का होगा। यदि मैं बात करूं अगले बिंदु की, तो नो डाउट विश्व के कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, किस देश में है, किस महाद्वीप में कितने देश हैं, इन सब चीज़ों को आपको संक्षिप्त में पढ़ना पड़ेगा। और वही अपने प्रीवियस ईयर या पूर्व में जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है उसको आधार बनाकर पढ़िए। यदि किसी बार खनिज पूछ लिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रमुख खनिज
किस देश में पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से विश्व का कौन सा महाद्वीप किन महासागरों के पास स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इकाई 4 में यदि अगले बिंदु बात करूं तो आप पाएंगे कि अंत में सबसे एक अलग ही बिंदु को जोड़ दिया गया है, जिसका आधार है मध्य प्रदेश के परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इकाई तो भूगोल की है, लेकिन इसमें एनर्जी का बिंदु भी जोड़ दिया गया है। तो यदि आपसे एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि एनर्जी हमेशा करंट अफेयर से भी ऐड होती है और इकाई 4 का अंतिम बिंदु तो है ही। अब हम अगली इकाई की बात करते हैं, इकाई 5। आयोग ने इकाई 5 का शीर्षक दिया है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। आपको यह पता होना चाहिए, या आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इकाई 5 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो संवैधानिक व्यवस्था और दूसरा अर्थव्यवस्था, और ये दोनों किसके परिप्रेक्ष्य में है? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो यदि मैं पहले मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था की बात करूं तो इसके तहत आयोग हमसे प्रशासनिक इकाइयों के बारे में जानना चाहता है, जैसे राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। ये मध्य प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयां हैं। इसके बाद यदि मैं पंचायती राज की बात करूं तो पंचायती राज के अंदर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। इसी तरीके से नगरीय प्रशासन की यदि मैं बात करूं तो नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। इस तरीके से आपको पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन मतलब नगरीय स्वशासन की बात की गई है, और ये दोनों ही मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत उल्लेखित हैं। इकाई 5 बा की बात करूं मैं तो उसके तहत मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात की गई है। जब आप लिखित रूप में पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इस इकाई में जो दूसरा भाग है उसका शीर्षक तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, लेकिन शुरुआत डेमोग्राफी से होती है, जनांकिकी से। इसका उल्लेख है जनांकिकी एवं जनगणना मध्य प्रदेश के संदर्भ में। इसके बाद मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, फिर मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास। जब मध्य प्रदेश के संदर्भ में औद्योगिक विकास की बात करेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहाँ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ दोनों प्रकार की औद्योगिक विकास होंगे। पहला कृषि आधारित औद्योगिक विकास और दूसरा खनिज आधारित औद्योगिक विकास। इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप बालाघाट देखोगे तो बालाघाट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? चावल। तो चावल से क्या बनता है? पोहा। तो पोहा के उद्योग कहाँ लगे होंगे? बालाघाट में। लेकिन यदि मैं आपसे बात कर दूं शहडोल, सिंगरौली, तो आप एनटीपीसी देखोगे, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, जिसे हम विंध्याचल बोलते हैं। विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ कोयला का प्रोडक्शन हो रहा होगा, और कोयला क्या है? खनिज है ना। तो इस तरीके से हमारे यहाँ दोनों प्रकार के औद्योगिक विकास के दोनों प्रकार के उद्योग मिलेंगे। इसके बाद यदि मैं आगे बात करूं इस इकाई में तो आप मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं। आपको यह समझना पड़ेगा कि शीर्षक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, किंतु विभिन्न आयामों को इसमें क्यों कवर किया गया है। तो यह एक प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, इसलिए कम से कम शब्दों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समराइज़ करने की आयोग ने कोशिश की है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आपको सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं
स्पेशल विशेष टाइम में आपको ये सिलेबस कवर करवा रहा हूँ, इस सिलेबस को समझा रहा हूँ। अगली इकाई की यदि मैं आपसे बात करूँ, इकाई 6, तो इकाई 6 में वही वर्णन हुआ है जो इकाई 5 में है। बस अंतर यह है कि इकाई 5 में यह मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था की बात करता है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करता है। लेकिन इकाई 6 में भारत के परिप्रेक्ष्य में समराइज करके एक इकाई बना दी गई है जिसका शीर्षक दिया गया है भारत की संवैधानिक व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। इस इकाई को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई, उन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। इसमें विशेष उल्लेख है भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। इसके बाद जब हमें आज़ादी मिली तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, तो संविधान सभा का उल्लेख है। इसके बाद हमारी संघ सरकार, जिसे सामान्य भाषा में भारत सरकार कहते हैं, इसको चलाने के लिए कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद, इन तीनों की ज़रूरत होती है। तो कार्यपालिका और विधायिका की बात इसमें की गई है। इसके बाद आप आगे देखेंगे अगला बिंदु, तो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था की बात हुई है। उसके बाद आप देख तो संविधान ने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं और कुछ नागरिकों से अपेक्षा की है मौलिक कर्तव्य के रूप में, तो उसका उल्लेख मिलेगा। और इसी के साथ राज्य को जब मैं संविधान के परिप्रेक्ष्य में राज्य शब्द का यूज करता हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे देश को ही संविधान में राज्य शब्द से संकेत किया गया है। तो राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, मतलब राज्य की नीति की दिशा क्या होना चाहिए, इसको गाइडेंस किया गया है इसमें। इसको हम डिटेल से आगे अलग ही पढ़ेंगे, अलग वीडियो होगा इसका। तो इस तरीके से इकाई 6 के प्रथम भाग में भारत के संवैधानिक व्यवस्था की बात की गई है। अब यदि मैं बात करूं इस शीर्षक के दूसरे बिंदु की, अर्थव्यवस्था की, तो भारत के अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में स्पेशल मेंशन इसका बिंदु 1, तो एक ही बिंदु में बहुत सारे आयामों को कवर किया गया है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, ये अपने आप में मेंस में एक पूरा पार्ट है जिसके लिखा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था, विदेशी व्यापार, भारत का औद्योगिक विकास, आयात और निर्यात। यदि आप इसे वृहद रूप में देखें तो अपने आप में एक विषय है जिसको सिर्फ एक बिंदु से यहाँ कवर कर दिया गया है, तो इसका उल्लेख है। और अगले बिंदु में बैंकिंग व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारा केंद्रीकृत बैंक है, जो हमारा बैंकों का बैंक है, उसके बारे में चर्चा की गई है। साथ ही अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात की गई है और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की चर्चा की गई है। तो इस तरीके से अति संक्षिप्त में इन चीज़ों को रखा गया है, लेकिन अपने आप में एक विस्तृत स्वरूप में उपस्थित हैं, जिनको प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर हमें पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से आज का यह वीडियो का प्रथम भाग यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और इतनी जानकारी देने के बाद तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं और आग्रह करूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इसे लाइक भी करें। हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप अपनी बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और इसके पहले का वीडियो जिसमें मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा की सामान्य जानकारी के लिए एक पूरी प्रक्रिया, उसके पूर्णांक के लिए जो वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं। आप वहां पर विज़िट करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपका भविष्य शुभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।